नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट पहला लेकर आया हूं। और आज से इस चैनल के माध्यम से आपको पेट 2023 की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। यदि आप पेट 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क आप कर सकते हैं। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो यदि आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। लाइक और शेयर करिए दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर शाह, इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का बी, उतबी, इसका राइट जवाब बनेगा। महमूद गजनवी के दरबार में शाहनामा के लेखक फिरदौसी अलबरूनी उतबी विद्वान थे। उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 4 है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिजुपालिका, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 5, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगन कल्लू, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नमक कानून को निरस्त करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी तो किस सन में स्थापित हुई थी दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बनारस, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 का सी, लॉर्ड डलहौजी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एशिया की सबसे लंबी नदी है, इनमें से कौन सी है दोस्तों? आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांगटसी, इसका राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी। एशिया की सबसे लंबी नदी चीन की यांगटसी नदी है, इसका बहाव क्षेत्र 8,915 मील प्रति 6300 किलोमीटर है। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नील और अमेजन का प्रथम और द्वितीय स्थान है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला है 12 है, बृहद ज्वार आता है तो कब आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 13 है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागर, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 14 है, भारत अवस्थित है तो कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? 4 ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 15, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 31% है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 16, साख पत्र दिया जाता है तो साख पत्र एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, कहाँ पर स्थापित है?
तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कानपुर में है। क्वेश्चन नंबर अगला 18 है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो कब लागू की गई थी और किसके द्वारा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता सरकार के द्वारा। 1978 में लागू की गई थी, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, M3। M3 को मुद्रा पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। M3 इक्वल M1 होता है, M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं, इसका फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय से संबंधित है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय से संबंधित है और वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संस्थाओं, पूंजी बाजार, केंद्र राज्य का वित्त और केंद्रीय बजट से जुड़े मामले देखता है। वित्त मंत्रालय की स्थापना की यदि हम बात करें तो 29 अक्टूबर 1946 में हुई थी। वर्तमान समय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला 21 है, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपको व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 3rd, 5th, 1st और 2nd, इस प्रकार इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 22, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। केवल धन तथा वित्त विधेयकों के लिए यह प्रतिबद्ध है कि वे लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही जवाब बनेगा। शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया में भारत की देन है। यह वर्ष 1962, आप लोग ध्यान रखिएगा, 1962 से जारी है। इसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य का समय शून्यकाल होता है। इसका समय दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। भारतीय संविधान प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला 24, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी नहीं है, कौन सी सही है, आपको बताना है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ऑप्शन सी सही जवाब है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में उपबंध है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला 25, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल, इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 26 है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, जीव विज्ञान का नाम दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा, जीव विज्ञान का नाम लैमार्क ने दिया था और डार्विन ने उत्तरजीविता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया था। इन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्यूलोज, इसका राइट जवाब बनेगा। यह एक प्रोटीन है। इसके सूत्र की यदि हम बात करें तो C6H10O5 ये इसका फार्मूला होता है और यह एक पॉलीसेकेराइड है। सेल्यूलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। यह वनस्पतियों की कोशिका भित्तियों का मुख्य अवयव है। कपास, रुई और लकड़ी सेल्यूलोज के मुख्य स्रोत हैं। कपास लगभग शुद्ध सेल्यूलोज है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल अर्थात सौर ऊर्जा सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। सर्वप्रथम सौर सेल का निर्माण 1954 ईस्वी में किया गया था।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौर ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खगोलीय दूरियों की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है, जो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, जो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगला 31 है, 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। माना इकाई का अंक आप x मान लीजिए और दहाई का जो अंक है उसको y मान लीजिए, तो संख्या बनेगी 10y प्लस x हो जाएगी। तो एक्स वाई इक्वल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, पहला समीकरण बन जाएगा। उसके बाद का स्टेप जो रहेगा 10y प्लस एक्स प्लस 18 इक्वल हो जाएगा 10x प्लस वाई। इसका पक्षांतर कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 9x माइनस 9 इक्वल 18। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2। समीकरण फर्स्ट से हम यहाँ पे देखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा? 8 बटे वाई हो जाएगा। तो 8 बटे वाई माइनस वाई इक्वल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम अगला स्टेप देखते हैं, 8 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 2y हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर कितना मिलेगा? वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0 के हो जाएंगे। तो ये हमारा समीकरण बन गया। तो y कॉमन ले लीजिए, तो y प्लस 4 हो जाएगा माइनस 2 y प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल किसके? 0 के हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा y माइनस 2 और y प्लस 4 इक्वल 0 के हो जाएगा। तो y बराबर किसके हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो x इक्वल 2 बराबर 8 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4 मिल जाएगा। संख्या, अब यहाँ पे संख्या देख लेते हैं। तो संख्या हमारी क्या थी? 10y प्लस एक्स इक्वल 10 इंटू 2 प्लस 4। तो यहाँ पर कितना आएगा? 24 आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बनेगा 24। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कस्बे की जनसंख्या जो है वो 100% है। महामारी के बाद शेष जनसंख्या जो बची कितनी? 95 बचेगी। घबराकर जाने वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8% हो जाएगी। तो शेष लोगों को हमें निकालना है। तो शेष लोगों को निकालने के लिए 95 इक्वल 92 अपॉन 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 87.40%। तो राइट जवाब जो बनेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का, तो दिया कितना है यहाँ पर? तो यहाँ पर 87.40% इक्वल किसके हैं? इस जनसंख्या के 88,274 के इक्वल है। तो 100% पे जब आप इसको निकालेंगे तो आपको इस तरह से आप निकालेंगे 88,274 इक्वल 100 अपॉन 87.40। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 101,000। ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, 10,201
का वर्ग कितना है, आपको सॉल्व करना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा 101 होगा। इसका आप वर्गमूल कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा 101। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत आप इसको निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए 139/192 आएगा, इसका राइट जवाब बनेगा। औसत कैसे निकालते हैं, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग आप कर लेंगे, औसत निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा 139/192। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 इंटू 10⁻6 के बराबर है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन डी आपको प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करें, आइए देखते हैं। 8.13 इंटू 10⁻6, तो 1 यहाँ पर 813 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर कितना हम ले लेते हैं -2 इंटू 10⁻6। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 813 इक्वल 10⁻4 हो जाएगा। यहाँ पे 6 में से पावर -2 माइनस होगा तो 4 बचेगा यहाँ पर। तो इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 813 4 टाइम 0। तो यहाँ पर विकल्प डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, गोदान किसकी रचना है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेमचंद की है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का एक प्रमुख उपन्यास है। प्रेमचंद जी द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण कृतियों की यदि हम बात करें तो निर्मला है, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान है, प्रतिज्ञा है, शिव सदन, प्रेमाश्रय है, कायाकल्प है, मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण रहा है इनका। जैनेन्द्र की अगर हम रचनाओं की बात करें तो जैनेन्द्र की जो रचनाएं हैं वो परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है, सुखदा है। आगे की कृतियों की यदि हम बात करें ऑप्शन सी में दिया गया है, नदी के द्वीप हो जाएगा, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी। ऑप्शन डी में नागार्जुन है, तो नागार्जुन की कृतियाँ रतिनाथ की चाची, नई पौध, इनकी रचनाएं हो जाएंगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी ईद का चांद होना। ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना, कोसों दूर होना, बहुत अलग होना, ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन बी में है गुदड़ी का लाल होना, गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना, अब तक होना, मरने के करीब होना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वायु और अग्नि, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 40 है, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से, उस विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंकज, सही जवाब बनेगा। क्योंकि पक्षी के पर्यायवाची की यदि हम बात करें तो अंडज हो जाएगा, खग हो जाएगा, नवचर हो जाएगा, विहंग भी होता है और परिंदा, और जबकि पंकज जो है वो कमल का पर्याय है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 52, यहाँ पर देखते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, तबला, इसका सही जवाब है। तबला उस्ताद जाकिर हुसैन से संबंधित है। सितार ऑप्शन ए में दिया गया है, सितार पंडित रविशंकर से संबंधित है। सरोद जो है अमजद अली खान से संबंधित है, और बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया पन्नालाल घोष से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भूचरण किसके द्वारा रोका जा सकता है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा वनारोपण से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है।
तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा की राजधानी पणजी है दोस्तों। गोवा में 1961 ईस्वी तक पुर्तगाली शासन रहा। 1987 ईस्वी तक यह एक केंद्र शासित प्रदेश रहा। इसके बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है। माले किसकी राजधानी है, आपको बताना है दोस्तों। तो माले की राजधानी आपको बताना है। तो मालदीव हिंद महासागर में स्थित प्रवाल द्वीपों का समूह है। मालदीव में 1192 टापू हैं, जिसमें से 200 पर बस्ती है। इसकी राजधानी माले है, जो सबसे बड़ा शहर भी है। इस देश की राजभाषा दिवेही है, माही है, और मालदीव में कुछ हिंदी भाषी लोग भी निवास करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 900 ईसा से 1130 ईस्वी के मध्य चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। तो महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 59। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 नवंबर। 10 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व भर में शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022 के संदर्भ में इस वर्ष का विषय सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 60 है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 दिसंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है। उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 14 से 20 अप्रैल 2022 तक। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है। 95वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर जीता। इसके निर्देशक कौन है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्तिकी गोंजाल्वेस। इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 63 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री रास्ता श्री योजना की शुरुआत की है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 64 है। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का आर्टेमिस मिशन 2 का संबंध किससे है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, चंद्रमा से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर अगला 65 है। अप्रैल 2023 में WHO ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अजरबैजान और तजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और लिखे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे दोस्तों गद्यांश दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी न पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं, गाड़ी क्यों रोकी। बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। तो ये रहा दोस्तों यहाँ पर गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सूझबूझ को। ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72 है। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया। तो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे की जिंदगी का सवाल था। ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 73 है। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शाबाशी देने का भाव। क्वेश्चन नंबर अगला 74 है। लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, परहित को। लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के परहित गुण को प्रकट करता है। ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी। तो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे ने घड़ी इसलिए देखी क्योंकि रेल के आने का समय हो रहा था। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो दूसरा यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिए। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवन का। तो ये रहा दोस्तों गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 76, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा खेलों को राष्ट्र सम्मान। क्वेश्चन नंबर अगला 77 है, गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा इस क्वेश्चन का खेलों का गिरता स्तर होगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 78 है, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, इनमें से कौन सा है? नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 79 है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो खेलों पर आपसी गुटबंदी होने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 80 और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खेल क्षेत्र राष्ट्र की उपलब्धियों में अभी भी शामिल नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।